बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनको हम जो शिक्षा से वंचित है, लेकिन उनको हम शिक्षा के क्षेत्र में शायद उतने गहराई से या उस तरह से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम जाता है सिर्फ नंबर्स देखने में। ये हमें 30%, 40%, 60% दिखते हैं, बट ये क्या कौन है 30%, 20%, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम देख रहे हैं कि किस तरह के समुदाय हैं जो हमसे बिल्कुल छूटे जा रहे हैं, इवन हम जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हम अलग अलग तरीके के प्रयास कर रहे हैं और फिर भी शायद हम में से बहुत से समुदायों को छोड़ रहे हैं या उनके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पैनल में हम फिर आगे थोड़ा बात बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि शिक्षा में किस किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। और अगर देखेंगे तो रेंज बहुत ज़्यादा है। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एम्पावरमेंट से लेकर और अभी तक बेसिक लिटरेसी ही करते रहने में जुटे लोगों तक बहुत अलग अलग तरह के प्रयास हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोगों ने इसमें नवाचार किया है, प्रयोग किए हैं और कुछ स्केल पे ले जा पाए हैं और कुछ अभी भी स्केल पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात की इस पैनल की शुरुआत करना चाहूँगी उसामा मंजर से। तो उसामा, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूँ और ये हम DEF पे देखते भी हैं और आपसे बात करके भी ये कई बार बात आई है। आप कहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी करने के लिए लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है, ये उसका कोई बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी से मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी कि डिजिटल लिटरेसी बहुत अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। तो यदि आप हमको थोड़ा बताएं कि आप डिजिटल लिटरेसी में किन किन आयामों को लेते हैं और क्या लिटरेसी की कमी किसी भी मूवमेंट पे या किसी भी कदम पे आपको नहीं लगती है, या कभी ऐसे चैलेंजेस भी आए हैं आपके कार्यक्रम के दौरान जब लगा हो कि लिटरेसी अगर हो इसमें तो शायद ये एक वैल्यू एडिशन हो सकता है या एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है? मैं कहता आ रहा हूँ पिछले 15-20 साल से कि डिजिटल लिटरेसी के लिए किसी और लिटरेसी की जरूरत नहीं होती है, और ये चीज मैंने खुद उन लोगों से सीखा जो लोग डिजिटल लिटरेट नहीं थे, लेकिन उनके सामने जब कंप्यूटर आया या मोबाइल आया या कोई भी डिजिटल डिवाइस आया, तो हम भी शुरू में वो सारे करिकुलम लेके जाते थे कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करें, कैसे ऑफ करें, कैसे उसके बटन दबाएं, क्या क्या बटन दबाएं, फिर उसके बाद कैसे ढूंढें इंटरनेट के ऊपर सामान को और किसी भी इंफॉर्मेशन को, या कैसे कुछ भी करें। और अक्सर जो सेंटर्स हम लगाते थे गांव में, उसमें हमने ये देखा कि वो कोई भी करिकुलम को देखता ही नहीं था, क्योंकि वो करिकुलम को देखने की भी लिटरेसी चाहिए, क्योंकि और वो किसी को पता नहीं था। लेकिन ये कंप्यूटर जो है, और शुरू में तो हम लोग डेस्कटॉप लेके जाते थे और फिर धीरे धीरे लैपटॉप और अब तो टैबलेट और मोबाइल भी है। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम उनके पास नहीं खड़े हैं या पढ़ाने वाले या बताने वाले नहीं खड़े हैं, तो ये स्पेशली यंग बच्चे और फर्स्ट टाइम जो यूजर्स होते हैं या नेटिजन्स होते हैं या फर्स्ट टाइम जिसके सामने कोई जिसको कहते हैं खिलौना आ जाए, तो वो कैसे उसको डील करता है और कैसे उसको बटन दबा के खुद ही ऑन कर लेता है और फिर ही खुद ही ढूंढ लेता है, और एक दूसरे से वो फिर सीखना शुरू कर लेते हैं। एक दो चीज कहानी याद है मुझे कि जैसे एक टेबल पे मैंने देखा कि 2-3 बच्चे बैठ के कंप्यूटर चला रहे थे, और उसमें से एक ने माउस पकड़ा हुआ है, दूसरे ने कीबोर्ड पे एक उंगली डाल रखी है, तीसरे ने बोला ये वाले 4 बटन दबाओ, अपने आप अमिताभ बच्चन की फिल्म आ जाएगी, और समथिंग लाइक दैट, राइट। या फिर हम ये, तो वो बेसिकली बटन थे जो दबाने से यूट्यूब खुल जाता था, और यूट्यूब से फिर उसके बाद वो सर्च वगैरह करने लगे थे। एंड देन वी रियलाइज दैट एक्चुअली फॉर देम एवरी कीबोर्ड और एवरी लेटर ऑफ कीबोर्ड इज अ सिंबल, is a caricature, and they realize that these 5 buttons will open the internet, these 3 buttons will put something else, and things like that, broadly. And it was also very helpful
क्योंकि इस तरह से जब वो पीयर ग्रुप लर्निंग, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग, सेल्फ एक्सप्लोरेटरी लर्निंग से ये भी धीरे धीरे हमें समझ में आया कि फिर उनका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी सही होता है, क्योंकि उनको वही चीज देखने की कोशिश करते हैं जो उनको चाहिए या जो जिसकी उनको जरूरत है, बजाय इसके कि हम थोपे उनको कि पहले आप अंग्रेजी सीखो, फिर उसके बाद अल्फाबेट सीखो, फिर उसके बाद आप नंबर सीखो, फिर उसके बाद ये 4 स्प्रेडशीट खोलो और वर्डप्रेस खोलो, और फिर उसके बाद आप इंटरनेट खोलो या गूगल खोलो एंड ऑल दैट, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स दैट इज देयर ऑन द इंटरनेट, and so they were actually limited by our literacy and education to learn the literacy. If we leave them alone, they learn faster, better, innovatively, and they also end up doing things that we don't envisage that they should be. तो प्रौढ़ों के संदर्भ में ये कैसे काम करता है, या क्या उसके कुछ उदाहरण आप लाएंगे, और खास तौर से यदि हम थोड़ा प्रौढ़ महिलाओं पे भी फोकस करें कि डिजिटल लिटरेसी और लिटरेसी के लिंकेजेस वहाँ पे कैसे बन रहे थे या नहीं बन रहे थे। So अच्छा किया आपने ध्यान दिला दिया एडल्ट लिटरेसी के ऊपर। ये सारी चीजें उनके ऊपर भी अप्लाई होती है, लेकिन उनके ऊपर अनलर्निंग वाली चीज और इनहिबिशन वाली चीज को कैसे फाइट करें उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। जैसे उनको लगता है कि अगर कंप्यूटर को छुएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, शॉक तो नहीं आ जाएगा, या मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगी, या those kind of inhibition comes. But the learning process, since they are also the first time users, it doesn't take much longer. However, I must say that mobile based digital literacy or mobile oriented digital literacy or tablet based digital literacy is much faster and better because it is mostly symbol based. As you can see, the smartphone में अब देखो इसमें कोई लेटर कहीं नहीं लिखा, ये सारी चीजें जो है वो सिंबल बेस्ड है, सारे आइकन बेस्ड, ठीक है। इसी से पता लगता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो और दूसरी चीज ये भी है कि हमारे यहाँ जो हम लोगों का लार्ज स्केल पेनिट्रेशन अभी 2000 सेंटर्स है, उसमें से हमारी 60-70% सेंटर्स औरतें चलाती हैं और गांव की औरतें चलाती हैं। तो उससे भी एक फायदा होता है कि औरत ही जो है वो खुद सीखी है और खुद ही से सेंटर चला रही है और खुद ही से एजुकेशन की वो एक सीढ़ी बन रही है। तो बाकी औरतें और बाकी जो एडल्ट्स हैं या ओल्ड एज लोग हैं ना, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और वो लोग ज्यादा आते हैं उस जगह पे बिना झिझक के सीखने के लिए। तो इसमें what I am actually trying, socio-behavioral approach to digital literacy is more important than the pedagogical or curriculum-based learning approach that is required. वो क्यों नहीं सीख रही इसके ऊपर हमको ध्यान देना जरूरी है, और कैसे जल्दी सीख जाएंगे इसके ऊपर ध्यान जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है कि बताएं कि आपको सीखने की जरूरत नहीं, पहले से ही उनको बैरियर हटा दें कि आपको लिटरेसी की जरूरत नहीं है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। और ये बात मैं बार बार इसलिए भी बोलता हूँ कि जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बैरियर है जिसकी वजह से वो पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ना चाहती है और बोलती है ये तो हमारे बस की चीज है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम लोग बार बार ये बोलते हैं, और ज्यादातर जो लिटरेसी का जो अप्रोच है हमारा वो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, एंगेजमेंट ओरिएंटेड है, प्लेइंग बेस्ड है, गेमिफिकेशन बेस्ड है, और फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट मैं दूंगा कि वी शुड नॉट ट्राई टू अचीव डिजिटल लिटरेसी थ्रू virtual means. It's a very digital phenomena. You need to be in person with them while you are facilitating digital literacy ecosystem. Facilitating, I am saying. There is nothing called education or learning phenomena, but a ecosystem of learning phenomena or education phenomena. तो बहुत ज्यादा है, और मैं सबको बोलूंगा कि सूचनाप्रेन्योर.in हमारी वेबसाइट जाके आप लोग देखिए, सैकड़ों हजारों की तादाद में औरतें सैकड़ों हजारों की तादाद में सेंटर चला रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही। इसके ऊपर हम लोगों ने चूंकि हमारे यहाँ और रिसर्च किया गया है ISB के थ्रू हमारे मॉडल के ऊपर कि अगर औरतें इस बात को ड्राइव करती हैं तो इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है, इसकी लिटरेसी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, सीखने में ज्यादा आसानी होती है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो भी एक अप्रोच बहुत जरूरी है, और वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप
और इसी संदर्भ में इताशा हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि आज के समय में एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग का, और ये भी साफ नज़र आता है कि वो ज़्यादातर जो यंग लोगों के पास जा रहा है, और वो यंग लोग जो पढ़े लिखे हैं। तो दो स्तर पे, एक तो यंग लोग भी जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, और महिलाएं और पुरुष भी किसी हद तक जो एडल्ट है और पढ़े लिखे नहीं है, वो तो मुझे लगता है शायद पिक्चर से ही बिल्कुल बाहर है। तो आपके अनुभव में जब आप काम करती हैं यंग लोगों के संदर्भ में, और आपका अनुभव शायद थोड़ा अर्बन और उसमें भी स्थापित है, तो आप इस चीज़ को कैसे अनुभव करती हैं, और उसके लिए क्या किसी तरह के प्रयास हो रहे हैं, और यदि आप चाहें तो गवर्नमेंट के भी संदर्भ में किस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, उस पर भी अगर आपकी कोई कमेंट्री है या वो है तो जोड़ के बताएं प्लीज़। Thank you Archana, and I'm really honored to be here. जैसे अर्चना ने बताया है, इताशा का जो काम शुरू हुआ था वो यूथ के साथ शुरू हुआ था, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग एंड इनकम जनरेशन के लिए। फिर धीरे धीरे हमने महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया और एडोलेसेंट्स के साथ स्कूल में काम करते हैं। अभी जब मैं उसामा जी को सुन रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे थे, फिर उन्होंने वो भी बताया। पर यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जब विमेन के साथ काम करते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उस पर अक्सर हमें महिलाएं मिल जाती हैं, और हमारा काम दिल्ली में है और हरियाणा के कुछ जिलों में है। तो दिल्ली का जो सिनेरियो होता है और हरियाणा का जो सिनेरियो होता है, काफ़ी अंतर मिल जाता है हमें। पर फिर भी हमारे को जब हम काम करते हैं, दोनों ही जगह महिलाएं मिल जाती हैं जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अब क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां हम उनको व्यवसाय करना सिखाते हैं, और उनका जो सामान वो बनाते हैं वो खुद ही उसको मटेरियल भी वही प्रोक्योर करते हैं और उसका मार्केटिंग भी वही करते हैं। हम उनके लिए कोई इंटरमीडिएटरी नहीं बनते। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट को समझना और हिसाब किताब रखना। जो डे टू डे बिज़नेस होता है उसके लिए जो डे बुक और ये सारी जो रिकॉर्ड्स कीपिंग होती है, तो जैसे हमें ये समझ में आया कि अगर वो महिला लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, सो अगेन डिजिटल जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक चीज़ तो ज़रूर बताऊंगी कि स्मार्टफोन पहले अभी भी महिलाओं के पास वो पुराने वाले मॉडल के फ़ोन्स ही हैं। अगर घर में कोई एक स्मार्टफोन आया है तो वो बच्चा यूज़ करता है, या जो मेन फोक है घर के वो यूज़ करते हैं। अगर उनको चलाना आता है नहीं आता है वो दूसरी बात है। तो महिलाओं के पास स्मार्टफोन बहुत कम बार होता है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो दिल्ली हो, जो जिस वर्ग की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हमारे सेंटर्स में स्मार्टफोन्स होते हैं, तो हम उन्हें जैसे उसामा ने बताया कि सिंबल्स के थ्रू सबसे पहले तो हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो जो मैथमेटिकल साइंस है वो उनको सिखा देते हैं, और 1 2 3 4 वाला जो डिजिट है वो सिखा के फिर उनको प्लस माइनस वो ऑटोमेटिकली वो उसको सीखने के बाद कर पाते हैं। लेकिन वो जो डर होता है शुरू में कि कहीं कुछ दबा दिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा, ये कुछ मैंने जो किया वो सारा चला तो नहीं जाएगा, तो वो काउंसलिंग में काफ़ी समय जाता है कि समझाने के लिए कि आपको डरना नहीं है, आप करेंगे तो हो जाएगा। दिस इज़ वन थिंग। देन हम इकोसिस्टम की जो बात करें, हम उनके आसपास के जो लोग हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकती है, जो उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ऐसे जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं। जैसे कई बार वो बच्चे भी होते हैं, कई बार हस्बैंड्स भी होते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंगली कई बार हमें मदर इन लॉज भी मिल जाते हैं जो उनको एक सपोर्ट दे देते हैं। शायद मदर इन लॉ को भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी बता देती हैं कि ठीक है कुछ दिन तो डर नहीं हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, उनका हेल्प वो वाला लेना होता ही है। देन पीयर लर्निंग की जो बात हो कि गांव में जितना औरतें इकट्ठा मिल जाती हैं,
दिल्ली में उतना नहीं हो पाता है, वहाँ तो इंडिविजुअल पे ही बात होती है, तो इंडिविजुअल को हम फैमिली के बच्चों के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं और गांव में कोशिश करते हैं कि वो पीयर लर्निंग वाली सीन हो। साथ ही साथ एक काम हम और भी करते हैं कि हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजने के लिए बोलते हैं कि दिन भर में अगर उन्होंने जो भी बिजनेस किया है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है या इनकम हुआ है, वो रिकॉर्ड करके हमें भेज देती हैं। तो हमारा जो सपोर्ट एडमिन सपोर्ट टीम है वो कभी कभी उस पर उनको हेल्प कर देती है। बट ये हम नहीं चाहते कि वो हमारे पे निर्भर हो। बात तो तभी बनेगी जब वो खुद काम खुद ही कर पाएंगे। तो इस ढंग से चीज़ें हम करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं जोड़ूंगी, हम लोग हमारे काम जो एडोलेसेंस के साथ वो करियर गाइडेंस का भी होता है। तो अभी पिछले साल में हमें एक मिला था टारगेट। अगेन टारगेट से ही चलना पड़ता है क्योंकि फंडर तो नंबर्स मांगते हैं। टारगेट में हमें 7,000 करियर गाइडेंस करना था हरियाणा में। और बहुत हम कहते हैं बच्चों को मोबाइल फ़ोन बहुत इजीली चलाना आता है, जैसे उसामा ने कहा कि यूट्यूब देखना आता है और इस ढंग के गाने सुनना, टिकटॉक बनाना, रील बनाना, ये सब आता है। लेकिन उसको यूज़ करके अगर कोई पढ़ाई रिलेटेड बात हो वो उनको करने में दिक्कत आती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। चाहे वो पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, लेकिन हमारा जो डिजिटाइज्ड वर्जन है करियर गाइडेंस का, उसको करने के लिए हमें इतनी दिक्कत हुई कि दे वर टोटली कंफ्यूज्ड कि इसमें जाए उस पे जाए, कैसे करें क्या ना करें। सो जो 4 घंटे में जो वर्कशॉप होने का था वो हमें 6 घंटा 7 घंटे लग जाते थे। तो उसके लिए इस बार हमको क्या करना पड़ा, व्हेन वी अगेन इस बार के जो प्रपोजल्स हम भेज रहे हैं, वी आर मेकिंग इट 2 days वर्कशॉप, जो कि हम एक डिजिटल लिटरेसी का अलग से एक मॉड्यूल बना के उसके साथ डाल रहे हैं। सो ये एक एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ टीचर्स ज़्यादातर समय, ये आप सबको पता ही होगा, आधा से ज़्यादा काम ऐप पे उनको अपलोड करना पड़ता है, पर टीचर्स को नहीं आता, वो खुद ट्रेंड नहीं है। हमारे जो कंप्यूटर ट्रेनिंग हम देते हैं स्कूल में, हम कंप्यूटर लैब सेट करके उसमें बच्चों को कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम स्कूल के टीचर्स को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दें, पर एक कंप्लीट इनोवेशन कि अभी तो हम 1 साल 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे सीख के। बच्चों से वो अपना काम कराएंगे जिन्होंने सीखा हुआ है, तो उनको सीखने में बड़ी दिक्कत होती है। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें भी सिखा दें। सो यस, तो एडल्ट एजुकेशन के चैलेंजेस हैं। इवन जब वो पढ़ी लिखी हैं तो भी पढ़ने लिखने में वापस आना अपने आप में एक चुनौती है। तो आई थिंक इस एक चीज़ को भी रिकग्नाइज करना एडल्ट एजुकेशन के संदर्भ में कि उम्र का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है सीखने सिखाने में और उसमें उसको बाधित करने में या उसको फैसिलिटेट करने में। आज के समय में जो काम चल रहा है डिजिटल एजुकेशन को लेके और साक्षरता शिक्षा का, उसमें कहाँ आप जुड़ाव देखते हैं, कहाँ आप जुड़ाव नहीं देखते हैं, और IT फॉर चेंज इसको लेके किस तरह के प्रयास करने की कोशिश कर रही है, वो यदि आप बताएं संक्षिप्त में तो। थैंक यू। I'm going to approach this session slightly conceptually, and I will connect to the first talk by Dr. Anita, which I thought was very powerful and useful, and I'll connect it to what Osama has been saying. ये जो हम बात कर रहे हैं साक्षरता, we are talking about literacy. Literacy is to do with understanding the world around us through some mechanism, and these mechanisms are technological mechanisms. तो अभी हम समझते हैं कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर ज़रूर टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो प्रिंट है इनके सामने या जो मैंने हैंड राइट किया है स्क्रिप्ट, ये भी टेक्नोलॉजी है। तो ये गलत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसएग्री विद ओसामा जी, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्स्ट लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी इज अ फॉल्टी डिस्टिंक्शन। ये बिल्कुल हमको मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईच लिटरेसी हैज़ अ पर्पस। सो लैंग्वेज, व्हाट आई एम टॉकिंग टू इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज इज नॉट नेचुरल, साउंड इज नेचुरल,
but we have created a very complex set of ways by which I can combine sounds and say, and you can understand me, and you can respond to me. It's technology. Language is technology. Language is the oldest technology. Script is the second technology. तो लैंग्वेज में हम लिसनिंग स्पीकिंग से समझ जाते हैं, टेक्स्ट में रीडिंग रेटिंग से समझ जाते हैं, प्रिंट में भी वैसे ही समझ जाते हैं. टेक्नोलॉजी का सबसे, ये सब टेक्नोलॉजी को आईसीटी कहते हैं. सो एक गलत फहमी हुआ करते थे कि आईसीटी मीन्स कंप्यूटर्स. नो, आईसीटी इज ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, प्रिंट, mass media, radio, television, they are all ICTs, and digital technology is the latest ICT. Most important thing is human beings do not give up a technology when they take up another technology. ये बहुत समझना बहुत important है, क्योंकि स्क्रिप्ट आ गया, हम बोलना बंद नहीं किए, प्रिंट आ गया, लिखना बंद नहीं किए. प्रिंट का भी यूज़ करते हैं, लिखते भी हैं, रेडियो भी सुनते हैं, टीवी भी देखते हैं, कंप्यूटर पर भी काम करते हैं. और हर एक लिटरेसी, हर एक टेक्नोलॉजी का लिटरेसी जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा एम्पावरमेंट होता है और हमको लाइफ में मीनिंग मिलती है. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रॉन्ग डिस्टिंक्शन टू से डिजिटल आ गया है, अभी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है. बहुत ही बड़ी गलत फहमी है. वो सबसे पहला बात कहना चाहता हूँ. दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप डिजिटल से सिखा देंगे कि आप कैसे चलाओ और ये कैसे करो, आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे. If you are not literate, you will be less exploited because you don't know how to engage with the medium. You are literate functionally without understanding the medium, you will be exploited more. आपको OTP देना आप जानते हैं, लेकिन OTP देने से क्या होता है वो नहीं जानते हैं, तो exploitation बढ़ेगी. So digital literacy without functional literacy, without empowerment as the heart of it, will only harm the already oppressed. So I want to warn everybody who thinks digital literacy is the answer. You are going to make people worse off than they were before. Please understand that. So therefore, what does it mean? Why do we need text literacy? Do we need it today? We need to understand the way digital medium operates. ये digital medium एक चंचल medium है. आप देखते रह जाओगे, सोचने का वक्त नहीं मिलेगा आपको. आप ऐप पर हैं, YouTube पर हैं, टीवी देख रहे हैं, इसमें सोचने का फुर्सत आपको नहीं मिलेगा. पढ़ने में आपको फुर्सत मिलता है. तो दिस इज वेरी, आई वांट टू कनेक्ट इट टू व्हाट द फर्स्ट स्पीकर सेड. शी पुट सम ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स ऑफ adult learning. What we are trying to do today, what we want to do tomorrow has to answer the questions that she raised. If we ignore her questions and we think we have got a program, we are not doing the job. So what are the problems? What are the requirements? Reading gives us time to think, time to connect. I read at my pace. I cannot watch YouTube भी मैं पॉज करके देख सकता हूँ. कोई ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं करता है ना. YouTube चलती जाती है, नेक्स्ट चाहते मैं 4-5 वीडियो देख लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ. एम्पावरमेंट, अब्जॉर्प्शन, इम्बाइबिंग से नहीं होती है. एम्पावरमेंट होती है सोचने से. You learn not from information, you learn from reflecting on information, reflecting on experiences, and that is what the written medium allows you by virtue of this being a passive medium. Even when I'm talking to you, you have to listen to me as I'm talking, right? But this is a passive medium. When the medium is passive, we are active. We are active learners. Whereas with the YouTube video, we are not active learners. We may think about it later on, maybe. Okay? So let us understand that if every woman in this country, every sex worker in this country, every trans in this country, every what is the word? Disabled person in this country, differently able, is able to engage with this medium and use it for becoming empowered. That is what we want to do. We don't want functional literacy that I know how to read well, I know how to watch a YouTube video, I know how to press the buttons. I will still be exploited subject of this country. I will not be an active participant deciding its destiny. We all want to become part of deciding the destiny. We don't want to sit in the periphery and let other people decide for us, right? So what are the principles? But at the same time, no, okay, having said all this, I think so therefore to connect to the initial points, adult literacy is a difficult job. We tried it in our work in Mysore, we found it's very difficult. For so many valid reasons. Most important reason is what the speakers in the previous panel said, lack of confidence. Society has hit you on the head from the birth. You are not equal to us, you are not equal to us, you are a woman, you are not equal, you are a sex worker, you are certainly not equal, you are a trans, you don't deserve to exist, right? That's what society has been telling us. So naturally, as an adult, you have imbibed all that diffidence. You don't think you can learn. You don't think it's useful for you, right?
So therefore, how do we create a program? हमारा कार्यक्रम में ये जरूर प्रिंसिपल्स होना है कि how do you create methods and mechanisms in the learning process by which we can overcome these terrible barriers to adult literacy, which are already known. In the first session it was mentioned. So can the digital help in this? I think it can. And little bit of work that we have started to do in Karnataka, I'll talk about that, how the digital can help this process of empowerment through literacy, which includes text literacy also. I think we need to, our visualizing of what we want to do has to be very clear. It can't be instrumental and thing. So what are the principles I want to say? There are ways by which Nirantar has been working on text literacy with people. There are those resources that are required as a part of it, क्योंकि हर एक literacy process में resources की जरूरत है. Resources के साथ हम engage करते हैं और engagement से learning होती है. औरों के साथ engage करते हैं, उनको interaction से learning होती है. So दो चीज़ों की जरूरत है. एक resources की जरूरत है और दूसरा interacting community की जरूरत है with the facilitator. तो ये दोनों चीज़ों को हम साथ में लाएंगे. Digital can help in both. तो हमने क्या किया, लास्ट ईयर हमने केरल में एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है. हम सब जानते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें और गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश नहीं सिखाते हैं. तो केरल में भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन्स कम होती जा रही है. तो उन्होंने सोचा अगर हम हमारे गवर्नमेंट स्कूल में 8 साल का प्राइमरी एजुकेशन के एंड में बच्चा इंग्लिश अच्छी तरह से बोल लेता है, तो प्राइवेट स्कूल में भी ये बिल्कुल होती नहीं है. सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम करके एक बोर्ड लगा देते हैं तो बच्चों गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे. तो उन्होंने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम, डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, जो स्टोरी बेस्ड है. और स्टोरी बेस्ड हमने इम्पैक्ट स्टडी किया तो हमको लगा कि विद इन 1 ईयर बच्चों को इंग्लिश में कंफर्ट बढ़ गया है, कंट्रोल ग्रुप से ज़्यादा हो गया. और उसी प्रोग्राम को हम कर्नाटक में ले आए हैं एंड वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू टेक दैट प्रोग्राम फॉरवर्ड. तो इसमें दो बात क्या है, आप डिजिटल का सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो एक्चुअली रॉबिन जब बात करेंगे उनसे भी मैं बात कर रहा था. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डिजिटल कंपेयर टू टेक्स्ट इज रेप्लिकेशन कॉस्ट इज 0. यही सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डिजिटल का, क्योंकि आप प्रिंट मटेरियल बना दिए, 100 कॉपी बनाए, 1000 कॉपी बनाए, 10,000 कॉपी बनाए, हर एक का कॉस्ट होता है. लेकिन डिजिटल का आपने बना दिया और आपने बोला कि ये सबको मिल जाएगा, आप सब ले लीजिए. ये जो कॉपी लेफ्ट लाइसेंसिंग कहते हैं, तो इनका संस्था में ये बनाएंगे, हमारे संस्था में हम बनाएंगे, निरंतर बनाएगी, सरकार बनाएगा, सब एक साथ हम ऐड करेंगे तो डिजिटल का जो रिसोर्स पूल बन जाएगा वो इंक्रीज होता ही जाएगा. तो दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट. तो हमने कर्नाटक में क्या किया, टीचर वर्कशॉप में वी टोल्ड देम मेक ऑडियो स्टोरीज, यू रिकॉर्ड ऑडियो स्टोरीज. स्टोरीज ऑलरेडी नेट में है, storyweaver.org करके अच्छा एक साइट है जहाँ thousands of stories, tens of thousands of stories रहता है. उसको ऑडियो रूप दीजिए और ऑडियो रूप के साथ बच्चों को सुनने का अवसर दीजिए. सो लैंग्वेज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज इमर्शन इन लैंग्वेज. ऑफ कोर्स दिस इज मोर पेक्युलर टू चाइल्ड लर्निंग बिकॉज अडल्ट्स नो द लैंग्वेज. सो अडल्ट्स को भाषा की सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, वगैरह बोलते हैं, लेकिन बच्चों के लिए काम आएगा. लेकिन ऑडियो मटेरियल के साथ अगर हम पिक्चर स्टोरी जैसा बनाएं, और अडल्ट लर्निंग में ऑफकोर्स द स्टोरी थीम जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा. इट कैन बी सोशल इश्यूज विच इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट. फ्रेरे, वी टॉक अबाउट फ्रेरे. हाउ डू यू क्वेश्चन द रियलिटी अराउंड यू? Can stories be connected to those kind of issues? Can they be made on scale and can they be distributed on scale? So create on scale, edit, curate on scale and distribute on scale. अगर हमारे पास both listening speaking का resources हो, which is audio resources, और reading writing का resources हो, which is visual, which can be image, which will help script. So script is also image. Images can help listening, images can help reading. अगर हम ऐसा प्रोग्राम हम शुरू करेंगे तो आई फील दैट इट इज अ न्यू अटैक ऑन द ओल्ड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम पुराना ही है लेकिन डिजिटल के रूप से हम कर सकते हैं. तो अगर इस प्रॉब्लम को हमको अटैक करना है तो फ्रेरिन अप्रोचेस को डिजिटल में लाना है, मटेरियल क्रिएट करना है. ये मटेरियल क्रिएट करना बड़ा प्रोग्राम प्रपोज करना है गवर्नमेंट और एनजीओस को लेकर. जैसा कि उन्होंने कहा कि टोटल लिटरेसी मिशन में जैसा कि नेशनल प्रोग्राम चला, कर्नाटक सरकार ने शुरू किया, हर एक पंचायत में हम केंद्र शुरू करेंगे. मैंने कहा हमने ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ टीचर्स को लेकर स्टोरी बनाने का काम शुरू कर दिया है, उसको ओपन सोर्स करेंगे. आप भी लीजिए, आप मॉडिफाई करिए, आप एडल्ट थीम्स डालिए स्टोरीज में, किसी और को दीजिए. कन्नड़ में स्टोरी मिल गया, आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करिए. कॉन्टेक्चुअलाइज करना जरूरी है, फैसिलिटेटर का जरूरत है. ऐसा नहीं कि आप मटेरियल बना देंगे और डाल देंगे और सब काम हो जाएगा, गलत फहमी है वो. बस फैसिलिटेटर की हर एक की जरूरत है. तो मटेरियल मेकिंग में डिजिटल का काम है. और दूसरा ये जो फैसिलिटेशन एनिमेशन का जो हम काम कहते हैं,
इसको टेक्नोलॉजी में कम्युनिटीज कहते हैं। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट है। टीचर्स में हम करते हैं, जब भी हम टीचर्स के साथ काम करते हैं, टीचर्स का ग्रुप बना दिया, टीचर्स डिस्कस करते हैं, उनकी डिफिकल्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं। प्री डिजिटल एरा में एक एनिमेटर और दूसरा फैसिलिटेटर का कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। तो अनुभव क्या हुआ आपका, क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, कैसा आपने कुछ अच्छा काम किया, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो डिजिटल नेटवर्क जो है ये इसका भी काम आ सकते हैं। और अगर आप किसी को डाउट होगा कि हाँ व्हाट्सएप ग्रुप से थोड़ी कोई लर्निंग हो सकती है, अगर किसी को डाउट हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा देश का जो अभी परिस्थिति है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। तो डिजिटल में ओपन सोर्सिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। जो भी डिजिटल में काम कर रहे हैं उनको पूछे, आपका टेक्नोलॉजी आपको दूसरों को दे रहे हैं, अगर वो बोले कि हम दूसरों को नहीं दे रहे हैं तो हम हमारे साथ काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। थैंक यू। जितनी मेरी समझ है रॉबिन, शिक्षा डिजिटल लिटरेसी नहीं कर रही है, लेकिन डिजिटल को यूज कर रही है माध्यम के जैसे लिटरेसी करने के लिए। तो आप वे भी उसके बारे में थोड़ा बताएं और आगे उसके क्या प्लान्स हैं कि उसको स्केल पे ले जाने का आपका क्या है, और क्या आपने इसको सरकार के पास ले जाने की कोशिश की है, और सरकार से फिर आपको किस तरह का सपोर्ट मिला है, या आपको लगता है कि आगे ये फ्यूचर में कहीं जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। हमारा ये मानना है कि लिटरेसी अगर होगी तो एक समावेशी और संयुक्त समाज बनेगा, इंक्लूसिव एंड एम्पावर्ड समाज बनेगा। लेकिन लिटरेसी को कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे अचीव करेंगे? एक अगर मान लो गांव का छोटा सा यूनिट लेते हैं, अगर एक गांव की बात करें तो गांव के अंदर दो तरह के लोग हैं जो लोग शिक्षा के अभाव में हैं। एक तो वो वयस्क जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, जो कभी स्कूल गए नहीं, जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, और ऐसे बच्चे जो अभी प्रेजेंट कंडीशन में स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे इतनी खराब कंडीशन है कि वो बड़े होकर और फिर से अशिक्षित ही बन जाएंगे, या फिर जैसे आप कह रहे थे शायद उनके पास लिखने पढ़ने की नॉलेज हो लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की नॉलेज ही ना हो, उसको कैसे इस तरह से। तो इसीलिए हम लोग शिक्षा इनिशिएटिव में दो आयामों में काम करते हैं, एक एलिमेंट्री एजुकेशन और एक अडल्ट लिटरेसी। शिक्षा एलिमेंट्री, शिक्षा प्लस शिक्षा। और इन दोनों में खास बात यह है कि क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मिस्टर नाडर एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी के संस्थापक रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में हमारा जो विश्वास है वो काफ़ी है कि एक टेक्नोलॉजी द्वारा हम लोग कुछ चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस बात से कॉशियस भी रहते हैं कि टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी एक माध्यम है, निमित्त मात्र जिसको बोलते हैं, माध्यम मात्र है कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग ज़्यादा रिप्लिकेबल या फिर ज़्यादा रिपीटेटिवली एक चीज़ को अचीव किया जा सकता है। अगर एक बार किया जा सकता है तो मल्टीपल टाइम भी किया जा सकता है। इस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए हम लोगों ने मैं एलिमेंट्री की बात नहीं करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, हम लोगों ने अडल्ट लिटरेसी का एक पूरा कंटेंट डेवलप किया है। कंटेंट मतलब एनिमेशन डेवलप किया है। एनिमेशन मतलब उसको लेटर को इंट्रोड्यूस कराना, उसको समझाना, उसको लिखते कैसे हैं वो करवाना, न्यूमेरिक्स को समझाना, उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो करवाना। और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो एक कंप्यूटर के लय के अंदर चलता है, मतलब एक प्रोग्राम के लय के अंदर चलता है, जिसको डिलीवर करने के लिए सिर्फ एक वॉलंटियर की जरूरत पड़ती है। उसका काम मेजरली ये होता है कि कभी घड़ी घड़ी प्रोग्राम हमने जानबूझ के रोका है ताकि इस पर इंटरेक्शन की जा सके, बातें की जा सके कि अच्छा आप और इसके जो लोकल परिवेश जैसे एग्जांपल्स हैं, लोकल जो आंचलिक एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर चर्चा की जा सके। जैसे अगर मान लो बस दिखाई गई है तो जरूरी नहीं है गांव के अंदर तक बस आती हो या गांव के पास तक बस आती हो, हम लोग बस की जगह पे रिक्शा की भी बात कर सकते हैं या फिर और दूसरी चीज़ों की बात कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमाइजेशन है उसको करने के लिए हम लोग वॉलंटियर का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉलंटियर बेस्ड आईसीटी का यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ही लेवल ले रहा हूँ मैं, सिर्फ डिजिटल ना बोल के उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी एज अ लेयर। तो वॉलंटियर बेस्ड आईसीटी डिलीवरी और ऐसा प्रोग्राम जो इफेक्टिव हो, ये तीन चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तो शिक्षा प्लस जैसा प्रोग्राम बनेगा, जिसमें आपके पास एक कंटेंट भी है, एक वॉलंटियर भी है और एक तरीका भी है, एक सेटअप है जहां से आप एक बैच के अंदर 15 महिलाओं या पुरुषों को बिठाकर आप कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम से आप रिपीटेटिवली बार बार इफेक्टिवली एक लेवल तक उनको पढ़ा सकते हो। और पढ़ाने का मतलब ये है कि वो अपनी बात को लिख सकें, अपने टेक्स्ट को पढ़ सके, रीड राइट एंड एक्सप्रेस,
ये तीनों चीज़ें अचीव कर सकें। सिर्फ पढ़ना लिखना जानना है, रीड राइट एंड एक्सप्रेस ऑल्सो। कल को अगर कुछ उनको एप्लीकेशन लिखना है तो वो भी अचीव कर सके सरल भाषा में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हाई फाई हिंदी या हाई फाई इंग्लिश लिखेंगे, सरल भाषा में अपनी बातों को रखने की जो काबिलियत है वो अचीव करवाते। इस तरह का प्रोग्राम हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया 2016 से, जिसको हम लोगों ने उत्तीर्ण बनाते गए। आज हम लोग ने उस प्रोग्राम को हाईली रिप्लिकेबल और स्केलेबल लेवल पे लेकर आ चुके हैं। फ्यूचर ये है कि हम आज की डेट में फ्यूचर को एक्सपैंड इस तरह से देख रहे हैं कि हम अलग अलग एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं जो सुदूर इलाकों में जाके काम करती है, और सुदूर इलाकों में जाके जब उनको वहाँ के वॉलंटियर्स को ये ट्रेनिंग देके आते हैं तो वो ये रिमोटली भी मैनेज किया जा सकता है। ये कंटेंट कंप्लीटली इंटरनेट पे बेस्ड नहीं है, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है इसको। बस आप एक बार लैपटॉप में उसको डाल दीजिए, वहीं से पूरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। हमारा आगे का फ्यूचर ये है, जैसे आपने बहुत एक बात कही जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी कही जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी फिलेंथ्रोपी होती है किसी कंट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है, जिस तरह की रीच है, वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती है, किसी फिलेंथ्रोपी में नहीं हो सकती है। आपका एक सवाल था कि क्या हम गवर्नमेंट के पास गए कि नहीं, और जैसे उन्होंने इस बार इस बजट में बोला गया कि 1000 करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट एडल्ट लिटरेसी में स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज हम लोग अक्टूबर मंथ में खड़े हैं, आज की डेट में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ 1000 करोड़ में से। तो ये बहुत कह सकते हैं कि मुश्किल या फिर घबराने की बात है। लेकिन हाँ, अगर कोई कमिट कर रहा है तो उसको आगे ले जाने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि आगे जाके भी हमारे पास राहें होंगी। थोड़ा सा लगना पड़ेगा एज ए फिलेंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा डटे रहना पड़ेगा, और एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इतना ही बात कह के अपनी बात समझ सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल सही। आई थिंक इंटेंशंस की कमी नहीं है, और ये कार्यशाला ये कंसल्टेशन रखने का ये भी एक मकसद है कि इंटेंशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बात करें और आगे के रास्ते निकालने की कोशिश करें, और उम्मीद है कि सरकार तक अपनी आवाज़ भी पहुंचा सकेंगे। और अंत में अब मैं आऊँगी निशी खंडेलवाल के पास। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, डिजिटल के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। डिजिटल एम्पावरमेंट, जहाँ डिजिटल सिखाया जा रहा है और जहाँ डिजिटल माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अपने अनुभव में, अपने कार्यक्रम में किस तरह से इन चीज़ों को पिरोया है, और इसके ज़रिए से फिर हम क्या कह पा रहे हैं या क्या कर पा रहे हैं, अगर उसके बारे में बात हो तो। सुबह से क्योंकि बात हो रही है निरंतर किस तरह से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा साक्षरता के क्षेत्र में काम कर रही है ऐसी संस्था, और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम महिलाओं के साथ साक्षरता के काम को करते रहें। हालांकि इस पैनल में इतना अलग अलग तरह से बातचीत हुई है। पहले ही वक्ता ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन के लिए साक्षरता की ज़रूरत नहीं है, पर आगे जब हम बढ़े तो हम इसकी ज़रूरत को अंडरलाइन भी करते हैं कि यदि हम ये साक्षरता को ज़रूरी नहीं समझेंगे तो एक्चुअली हम फंक्शनल लिटरेसी तो दे रहे हैं, हम कंज्यूमर तो बना रहे हैं उस मीडियम में महिलाओं को या लोगों को, लेकिन हम उनको रिफ्लेक्ट करके उसमें एक्टिवली इंगेज करने का जो मौका है वो नहीं दे रहे हैं। इस तरह की पूरी बातचीत हुई है, और ये पूरा जो काम है जिसकी अर्चना ने शुरुआत की, एप्दिल प्रोग्राम, अप्लाइड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, इसकी यदि हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये लगा ही क्यों डिजिटल लिटरेसी का काम हमें करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी का काम तो बहुत सारी संस्थाएं कर रही थी। सरकार जो है वो इतने बड़े स्तर पे, मैं बैठ भी सकती हूँ, हाँ, तो सरकार इतने बड़े स्तर पे NDLM प्रोग्राम चला रही थी, पर हम जब साक्षरता का काम कर रहे थे तो हमें लगा कि जो डिजिटल है ये एक नया माध्यम है, एक नया फॉर्म है लिटरेसी, ये पूरा, जिससे आप अपने राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स को पा सकते हैं। और कोविड के टाइम पर ये हमने बहुत देखा कि जिन लोगों को, जो लोग लिटरेट थे और देन डिजिटली लिटरेट थे, वो ये आसानी से कर पा रहे थे, और जो नहीं थे वो इससे छूट रहे थे। हालांकि इस कार्यक्रम की संकल्पना हमने कोविड से पहले ही शुरू की थी। दूसरा, हमें ये लगता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के काम में, यदि आप काम कर रहे हैं, किसी काम की जगह में हैं, वहाँ पर भी और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी डिजिटल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षरता उसके साथ में
मान के चलूँ कि वो उसमें एडेड है, मैं उसको अलग नहीं कर रही हूँ। हालांकि बहुत सी संस्थाएं डिजिटल एजुकेशन को साक्षरता से अलग कर देती हैं, पर हमारे लिए साक्षरता उसका इनबिल्ट हिस्सा है। और ये एक नया टूल है नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, एक ऐसी स्किल है जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, साक्षरता की ही जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम परसेंटेज देखते हैं तो महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, और डिजिटल की जब हम बात करें तो उसमें ये मार्जिनलाइजेशन और ज़्यादा हो जाता है कि महिलाओं को वो स्किल नहीं आती है। तो इसको लेकर हमने एक नीड असेसमेंट हमने किया कि पहले तो हम ये समझें, नारीवादी नज़रिए से काम करने जब हम काम करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम ये समझें कि महिलाएं जो हैं वो क्या चाहती हैं, वो क्या सीखना चाहती हैं और वो क्या कितना जानती हैं उसके बारे में। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिसमें मैं नहीं जाऊंगी। इंटरेस्टिंगली 2016 में जब हमने ये नीड असेसमेंट किया था तब एक ने कहा डिजिटल खेतों में उगने वाली सब्जी है पर हमारे यहाँ नहीं उगती। और अभी जब हम 2023 में दोबारा से इस कार्यक्रम को नई जगह पर शुरू कर रहे थे और हमने जाके नीड असेसमेंट किया, वहाँ पर वापस महिला ने कहा ये शायद खेतों में उगने वाली सब्जी होगी, हमारे यहाँ नहीं उगती। तो ये जो कोट है ये उस समय भी था और आज भी है। हमें ये लगता है कि अब तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लेकिन गाँव में जो सुदूर इलाके हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो कहाँ तक पहुँच पा रही हैं और उनकी समझ कहाँ जा रही है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जो ना केवल साक्षरता का होगा लेकिन डिजिटली भी आपको साक्षर करेगा, और उसमें साक्षरता और डिजिटल साक्षरता एक के बाद दूसरी नहीं होगी, क्योंकि संस्थाएं कहती हैं हम डिजिटली साक्षर करेंगे यदि साक्षर हैं तो, पर हम कहते हैं कि हम दोनों काम साथ साथ करेंगे। हम पहले दिन से आपको साक्षर और डिजिटली साक्षर दोनों करेंगे। तो इसकी अप्रोच पूरे कार्यक्रम की जो है वो ये कि इसमें हमने साक्षरता और डिजिटल साक्षरता को गूंथा है एक साथ, ताकि हम एक दिन पहले दिन से जब महिलाएं आ रही हैं तो वो दोनों काम शुरू कर सकें। फ़ोन को हमने दो तरह से इस्तेमाल किया, हमने एज अ टूल भी उसको इस्तेमाल किया है जिससे वो सीख रही हैं, और फ़ोन को तो वो सीख ही रही हैं चलाना, तो दोनों तरह से उसका इस्तेमाल है। और एक शिफ्ट जो पेडागॉजी में है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पहले जो हिस्टोरिकली मतलब हम देखें तो लिखना पढ़ना कॉपी पेन से शुरू करते हैं, कॉपी हो उस पर पेन पेंसिल से हम लिखेंगे। हमने लिखना बंद नहीं किया लेकिन लिखना इसमें जारी रखा फ़ोन पर, क्योंकि हमारा ये अनुभव रहा है कि जब महिलाएं पेपर पे लिखने लगती हैं तो वो समय थोड़ा ज़्यादा लेती हैं, वो बनावट लिखने में ये सही नहीं लिखा, ये गलत हो गया। तो यदि फ़ोन पर लिखेंगी, फ़ोन में टाइप आपको करना है और वो आप एक यदि समझ गई कि किस बटन को आपको दबाना है तो आपने सही लिख दिया है। तो लिख तो रही हैं लेकिन पेपर पे नहीं लिख रही हैं, फ़ोन पर लिख रही हैं, और ये पहले दिन से शुरू होता है जब वो लेटर को रिकॉग्नाइज करना शुरू करती हैं। कॉपी पर आती हैं लेकिन 1-1.5 महीने के बाद जब उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतने लेटर्स वो सीख गई हैं, वर्ड्स वो लिख रही हैं, अब वो कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकती हैं। नेक्स्ट पेडागॉजी, सुबह जब मेरी साथी अनीता प्रेजेंट कर रही थी तो उन्होंने बताया भी कि निरंतर जो है वो नारीवादी शिक्षण पद्धति को का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, तो वही पद्धति इसमें भी रही। एक जो मुख्य बात थी कि डिजिटल को आम दुनिया कैसे समझती है। यदि हम पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों में यदि बात करें तो जब उनसे कहेंगे कि डिजिटल आपके लिए क्या है, क्या कौन से टूल्स हैं जो डिजिटल हैं, वो क्या जवाब देंगे और महिलाएं क्या जवाब देंगी। ये भी नीड असेसमेंट में हमें समझ में आया कि महिलाओं के लिए हर वो चीज़ जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे देती है वो डिजिटल है, चाहे वो आपका वेइंग मशीन हो या प्रेगनेंसी किट हो। प्रेगनेंसी किट में भी आपने इनपुट डाला, आउटपुट आपको पता चल गया, उनके लिए वो भी डिजिटल था। तो हमने महिलाओं की ज़रूरत और उनके ज्ञान को इसमें शामिल करते हुए इस पूरी डिजिटल की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको अपने पुनः परिभाषित किया महिलाओं के संदर्भ में। उनके एक्सपीरियंसेस को हम करिकुलम में ला पाएँ, हमने वो कोशिश की, और एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो सीख भी सकें, और ना केवल महिलाएं बल्कि हम भी उस स्पेस में सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफा सीखना नहीं है, ये दो तरफा सीखना सिखाना था। उनके नज़रिए से उनकी समझ को हम समझ रहे थे और उसको हम करिकुलम में लाने की कोशिश कर रहे थे, और हम जो समझ रहे हैं और हम साक्षरता जिस तरह से करना चाहते हैं हम वहाँ पर वो उनको सिखा रहे थे। तो ये एक ऐसा स्पेस जहाँ पर दोनों का सीखना सिखाना हो रहा था। इस पूरे काम में जो नीड असेसमेंट रहा, हमने पायलट किया, उसमें हमारी कुछ लर्निंग्स रहीं जो इम्पोर्टेंट हैं।
एक तो ये कि ये जो पूरा नोशन है कि महिलाओं को इंटरेस्ट नहीं है लिटरेसी में, ये महिलाएं सबसे पहले ये सवाल तो यक्ष प्रश्न है कि महिलाएं ये पूछती हैं कि हम क्या करेंगे अब पढ़कर, वो सवाल तो है, लेकिन ये सोचना कि और इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहती, ये यहाँ पर हमें लगा डिजिटल लिटरेसी जब हमने ये एब्दल प्रोग्राम किया ये पूरी तरह से खारिज हुआ। पूरे प्रोग्राम में 15 महीने के दौरान, क्योंकि असाक्षर महिलाओं के साथ ये प्रोग्राम था, एक महिला का ड्रॉप आउट था 1800 में से, और उस एक महिला का ड्रॉप आउट इसलिए था क्योंकि उसकी डेथ हो गई। अदरवाइज सारी महिलाएं रेगुलर थी, वो रेगुलर आ रही थी और वो पढ़ रही थी और इंटरेस्ट ले रही थी। दूसरा कि ये जो कहा जाता है कि महिलाएं इसलिए मोबाइल नहीं खरीदती क्योंकि पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में ये प्रूव हुआ कि मैक्सिमम महिलाओं के पास मोबाइल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मोबाइल चलाना नहीं आता। वो जैसे ही वो सीखती हैं वो खरीदती हैं, वो नेगोशिएट करती हैं फैमिली में। तो इसलिए ये पूरा जो नोशन है ना कि महिला, और मैम ने भी अपने अनुभव में कहा, आनंदिता मैम ने, कि हम जब महिलाओं के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो पता है या तो मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो बच्चों के पास होगा या पुरुष के पास होगा, महिलाओं के पास नहीं होता है। तो उसका कारण क्या हमेशा उनको नहीं आता ये है, या वो उसका कारण केवल फाइनेंस है या उनको नहीं आता ये है। तो ये पूरा जो नोशन है ये मतलब हमारी लर्निंग थी कि इसका कारण एक्चुअली उनको नहीं आना है। और तीसरा ये कि स्किल जो है, मतलब लिटरेसी की जो स्किल है, यदि आप लिटरेसी अप्रोच से जाते हैं, लिटरेसी का काम शुरू करते हैं, तो आप किसी भी दूसरे एरिया में, चाहे वो लाइवलीहुड हो, चाहे वो हेल्थ हो, आप उस दूसरे काम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा लाइवलीहुड का काम शुरू करें और वहाँ पे जो जो फंक्शनल लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करके उस काम को कर लें। क्योंकि जो एब्दल का प्रोग्राम था वो लिंकेजेस थे लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी एंड लाइवलीहुड का, जिसमें हमने जो डेयरी कोऑपरेटिव की महिलाएं हैं उनके साथ ये काम किया और ये देखा कि वो महिलाएं जो पहले कुछ नहीं जान रही थी, पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था, सिर्फ अपने काम में लगी हुई हैं, और इसकी बात मैं आगे भी करूँगी, यू कैन गो नेक्स्ट, कि वो महिलाएं जो नहीं कर पा रही थी वो कैसे अपने काम में आगे बढ़ी और उनका काम स्ट्रेंथन हुआ। और ये कुछ कोट्स हैं महिलाओं के। सबसे पहला हमने ये देखा जो इसका इम्पैक्ट हुआ वो कि महिलाएं जो काम कर रही थी उसकी ओनरशिप उनके पास आई। जो महिलाएं पहले डेयरी के काम में लेबर की तरह काम कर रही थी वो मेंबरशिप उनकी है, वो सारा जानवर की देखभाल करना, दूध निकालना, बाकी सब काम कर रही हैं। पर जैसे ही ये काम होके एमपीपी जो है, मिल्क पूलिंग पॉइंट जो है, वहाँ पर दूध देने की बारी आती है तो पुरुष जाते हैं घर के, महिलाएं नहीं जाती क्योंकि उनको उस एमपीपी पे लगी हुई मशीन्स पढ़ना नहीं आता। तो मुझे जब समझ ही नहीं आएगा तो मैं जा भी नहीं रही हूँ। और जब उन्होंने पढ़ना सीखा तो उनकी मोबिलिटी बढ़ी, घर से वो बाहर निकली, वो हिसाब किताब करना सीखी, लेकिन साथ में ये भी कि अब वो अकाउंट में जो बैंक से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बैंक में पैसा आ गया है, जुड़कर कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितने मेरे अकाउंट में हो गया है, वो सब वो अब खुद उसको मैनेज कर रही हैं। पहले ये फ़ोन नंबर जो था ना जिसपे मैसेज आता था वो घर के आदमी का था, क्योंकि मेरे को तो मैसेज पढ़ना ही नहीं आता। जब मैंने सीखा तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया वहाँ पर कि अब ये मैसेज मेरे पास आना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ बदलाव हुआ वो। और ये महिलाओं ने कहा कि अब मैं खुद दूध का हिसाब किताब करती हूँ, मैंने अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोली है। तो ना केवल अपने काम को करना पर उसको एक्सपैंड करने का जो काम है वो भी इस कार्यक्रम में हमने देखा कि महिलाएं कर पा रही थी। डेफिनेटली जब वो पढ़ रही थी तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा था, वो अपने काम को बेहतर कर पा रही थी। और एक जो शुरुआत में किसी वक्ता ने कहा था कि ये जो महिलाएं हैं ये डरती हैं, तो वो महिला खुद इसको रिकॉग्नाइज कर रही है कि सारा डर जो है वो डिजिटल का नहीं है, औरत होने का है। ये जो सोसाइटी है ये सिखाती है कि आप कमतर हो, आपको समझ नहीं आता। तो उसने कहा है कि सारा डर डिजिटल नहीं आने की वजह से नहीं लगता है, कुछ डर का कारण औरत होना भी है। लेकिन अब क्या, अब एक बार मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, गूगल आ जाए आपको चलाना, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं उसमें लिख सकूं, मैं उसको पढ़ के समझ सकूं। ऑप्शंस तो बहुत सारे आते हैं, मेरे काम का कौन सा ऑप्शन है ये मुझे पता होना चाहिए, ये विकल्प मुझे जानना चाहिए। साथ ही जैसे फ़ोन चलाना तो बहुत सरल है दीदी, बेकार में घर के लोग डराते हैं कि तुम, और ये इस पूरे काम में जो एक चीज़ मैंने नहीं डाली वो इम्पैक्ट ये भी था कि महिलाओं के साथ हिंसा बहुत बढ़ी, क्योंकि महिलाएं जब फ़ोन को इस्तेमाल कर रही थी
वो कब इस्तेमाल कर सकती हैं, किस समय पर इस्तेमाल कर सकती हैं, किसके साथ बात कर सकती हैं, ये सारे जो सर्वेलेंस हैं ये भी महिलाओं के साथ बढ़ते हैं। और मुझे याद है एक ट्रेनिंग में टीचर के पास ट्रेनिंग के समय के बाद जब वीडियो कॉल आया तो मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा मजाक में के लहजे में कहा, देखो तुम्हारे पति कितना प्यार करते हैं, तुमको रहा नहीं जा रहा ना, वीडियो कॉल करके देखना चाहते हैं तुमको। तो उसने मुझे कहा कि नहीं दीदी, प्यार नहीं देखना चाहते, मैं कहाँ हूँ और किसके साथ। तो उसका एक असर ये भी था कि सर्वेलेंस भी बढ़ा। डिजिटल आपको एम्पावर कर रहा है, वहीं साथ ही साथ वो आपको एक सर्वेलेंस का टूल भी है जो ये आपको बता रहा है आप कहाँ हो, किसके साथ हो, किस अवस्था में हो, मैं किसी भी समय आपको फ़ोन करके देख सकता हूँ, तो आप संभल के रहिए फिर उसके साथ। तो महिलाएं उसको भी रिकॉग्नाइज करती हैं। और ये कि ना केवल अपने काम में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने नेगोशिएशन जो है वो करना सीखा। और मैं यहाँ पे वापस से हमारी पेडागोजी को अंडरलाइन करना चाहूँगी, जिस तरह से हम केवल साक्षरता का काम नहीं करते, हम अपनी ही ज़िंदगी पे आप कैसे अपनी ज़िंदगी पर आपके साथ जो घट रहा है उस पर जब तक आप उसका विश्लेषण ना करना सीखें, जब तक आप उसको समझें ना, तब तक आप उसको बदलने की दिशा में भी नहीं चल सकते। तो ये जो कुछ है कि जब कैंप में जाने से मेरे पति ने मुझे रोका तो मैंने उसको क्या जवाब दिया, मैंने कहा कि क्यों नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पैर दबाऊं, तुम क्यों इतना झगड़ा करती हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती तुम पैर दबाओ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो काम करती हूँ तुम उसका सम्मान करो, मैं और उसको रिकॉग्नाइज करो कि मैं काम करती हूँ, क्योंकि औरतों का काम तो जब घर में काम कर रही हैं तो कोई काम ही नहीं। तो वो ये नेगोशिएट कर पा रही है, ना केवल अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो इस चीज़ को समझ पा रही है। और एक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल के कॉन्टेक्स्ट में हमने एटीएम चलाना सिखाया था महिलाओं को कि एटीएम का इस्तेमाल कैसे करें, मशीन को कैसे समझें। और हमने बाद में देखा कि महिलाओं ने एटीएम ही नहीं, कार्ड ही नहीं रखा अपने पास। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब तो आपको आ गया, आप एटीएम कार्ड नहीं रखेंगे। तो महिला ने कहा कि दीदी जब पैसे की ज़रूरत होती है, मेरे अकाउंट से पैसा निकालना होता है, कम से कम मेरा पति मुझे लेके तो जाता है कि अंगूठा लगा ले, मुझे पता तो चलता है कितने पैसे निकालने हैं। पर एटीएम रख लूँगी तो मारेगा पीटेगा, एटीएम लेके चला जाएगा और निकालेगा पैसे, मुझे नहीं पता चलेगा, इसलिए मुझे एटीएम कार्ड लेके रखना। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर पाना इस बात पर कि मैं इसलिए नहीं रख रही, मुझे आता है, मैं सीखना चाहती हूँ, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं रखूँगी नहीं। तो ये भी डिसीजन ले पाना, आई गेस ये बहुत ही थोड़े से कुछ डेटा है। क्योंकि कई बार जब हम कोर्ट्स में बात करते हैं तो ये होता है कि ये तो कुछ लोगों ने कहा होगा ना, डेटा क्या कहता है आपका, आपने इतनी महिलाओं के साथ काम किया। तो ये कुछ है, बहुत सारा है। बैंक रिलेटेड जो मोबिलिटी बढ़ी है, बैंक को समझना बढ़ा है। एक्चुअली 55% हमें बहुत लो लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं का फ़ोन को इस्तेमाल करके बैंक की इंफॉर्मेशन को रखना अपने पास, वो 55% बहुत है। और उस दौरान जब हमने ये काम किया था, कितने लोगों में ये हमने 7,000 महिलाओं के साथ, ओवर 7,000 महिलाओं के साथ काम किया है अभी तक ऐपदिल में। हम ये भी मानते हैं कि शिक्षा साक्षरता केवल आपके काम के लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी में खुद के आपके अपने लिए है, आप उससे इंजॉय भी कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने इसमें डाले हैं, वो बस ऐसे ही गो थ्रू कर सकते हैं। महिलाएं कैलकुलेटर चलाते हुए, मैसेज लिखते हुए। So these are, yeah, just thank you. थैंक यू निशी। और आई थिंक हमने कोशिश की है सभी तरह के अलग अलग तरह के जो शिक्षा के प्रयास हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने अपने एफर्ट्स लोग कर रहे हैं, उसको आपके पास लाने के लिए।